हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये कोर्स है आपका कंपटीशन एग्जाम में जो इंग्लिश आती है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पर इंग्लिश आती है तो वो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, वो सब हम जो है इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस जो है कवर कर ली हैं और उनमें हमने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक को देखा है। देखो, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना, तो बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर, और वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश फॉर एसएससी या फिर कोर्स फॉर एसएससी, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें हमारे जितने भी इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज हैं जो पहले हो चुके हैं और जो आगे आने वाले हैं, वो सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें और लेक्चर्स को जरूर देखें। तो जो पीछे की वीडियो थी उसमें हमने इंग्लिश ग्रामर के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था, ठीक है, यानी कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं किसके बारे में? आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के टाइप्स के बारे में सीखने वाले हैं। और यदि आपने वर्ब को अच्छे से समझ लिया, यदि आपको इसका बेस क्लियर हो गया ना, तो समझ लो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, किसी भी चीज को आप कर रहे हैं, देखो आप जरूर नहीं है इंग्लिश की ही बात करें, आप चाहे क्वांट की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, है ना, या फिर जीके जीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपको उनका बेस यदि क्लियर होगा तो आगे देखो आप कितने भी बड़े सवाल को, कितने भी बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ऊपर के कितने भी कॉन्सेप्ट रट लो, आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें एडवांस चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, बेसिक से ही काम चल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले बेस को मजबूत करना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। अब देखो, ये जो वर्ब है ना, यदि हम इसको मतलब देखें तो ये दो तरह की होती है। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। एक तरफ हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तरफ मेन वर्ब होती है। अब ये जो मेन वर्ब है ना, इसी को हम एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक बात, ये जो मेन वर्ब है ना, इसकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से इसकी फॉर्म्स चलती हैं। और इधर जो हेल्पिंग वर्ब है, अब देखो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो चीजें आएंगी। एक तो आपका मॉडल्स आएगा, एक तरफ पीएवी। पीएवी का मतलब है, पी का मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि बी, डू और हैव, ये जो है आपकी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आती है। अब ये जो बी, डू, हैव मैंने लिखा हुआ है ना, इसी के अंदर आपके सब के सब आ जाएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, सब चीजें आपकी इसी के अंदर आती हैं। दूसरी तरफ आपकी आती है मॉडल वर्ब। अब ये जो मॉडल्स है ना, मॉडल्स में तो आप जानती हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे, माइट, मस्ट, ये सब के सब मॉडल वर्ब्स के अंदर आते हैं। इधर का पोर्शन कंप्लीट है। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसके अंदर बी, डू, हैव आते हैं, एक तरफ मॉडल्स जिसके अंदर कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। बात आती है, इधर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब आपकी दो तरह की होती है। एक तरफ आप फाइनाइट लिखोगे, एक तरफ आप लिखोगे नॉन फाइनाइट। एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट। कुछ लोग इनको इनफाइनाइट के नाम से भी जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो कुछ भी ले लो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और देखते ही पहचान में आ जानी चाहिए कौन सी प्रकार की वर्ब है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो फाइनाइट वर्ब है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तरफ ट्रांजिटिव आ गई, एक तरफ इनट्रांजिटिव आ गई। पहले मेन वर्ब को दो भागों में बांटा, एक तरफ फाइनाइट, एक तरफ नॉन फाइनाइट। फिर फाइनाइट वर्ब को अलग से दो भागों में बांटा, एक तरफ ट्रांजिटिव, एक तरफ इंट्रांजिटिव। इसके अलावा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको तीन भागों में बांटा गया, इन्फिनेटिव, जरंड और पार्टिसिपल, ठीक है, इन्फिनेटिव, जरंड और पार्टिसिपल। तो इस तरह से आप इस चार्ट को अपने माइंड में फिट कर लोगे, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो, अब एक एक करके इनको समझते हैं। एक बात और याद रखनी है, आज की वीडियो में हम इन चीजों को कवर नहीं करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इनको छोड़ करके जो कुछ है उन सबको हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से बेसिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन सी वर्ब थी? पी
PAV यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, ठीक है। यदि मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं तो दो तरह की वर्ब आपके माइंड में आ जानी चाहिए, एक मॉडल वर्ब और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3 वर्ड्स होते हैं, बी, डू, हैव। अच्छा, अब आपने एक चीज देखी होगी, जैसे कि आपने गो के बारे में तो सुना ही होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से जो गो के बारे में ना जानता हो और गो की फॉर्म्स के बारे में नहीं जानता हो। बचपन से अगर कुछ याद है तो ये गो ही हमें याद है, ठीक है। एक हो गया गो, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। गो, वेंट, गॉन, उसके बाद है गोइंग और उसके बाद है गोज। अब कुछ बच्चों को यहां तक परेशानी रहती है कि सर वर्ब की तो 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अब पुरानी वाली इंग्लिश को छोड़ दीजिए, ठीक है। जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। ये जो चौथी फॉर्म है ना, ये होती है आईएनजी वाली फॉर्म, जब भी आप किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और ये 5वीं फॉर्म है, ये होती है एस या ईएस वाली फॉर्म, जब भी आप फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अब देखो, क्या आपने कभी गोइंग नहीं सुना? सुना है, लेकिन फोकस नहीं किया वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो गोइंग कौन सी फॉर्म है? 4th फॉर्म है। अब जितनी 4th फॉर्म है सब में आपको आईएनजी मिलेगी, गोइंग हो, बीइंग हो, हैविंग हो, डूइंग हो। तो आईएनजी वाली जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 4th फॉर्म। एक बात और, इनमें क्या होता है, इनमें आप जब टेंसेज में पढ़ते थे क्लासेज में, स्कूल में, तो लिखते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आप इतना बड़ा लिखने की जगह एक चीज लिख दो, V4, बस इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5वीं फॉर्म में SEIS लगता है। जितनी भी SEIS वाली फॉर्म्स है वो 5वीं के अंदर आएंगी, जैसे कि गोज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, ये सब के सब किसके अंदर आएंगी? आपकी 5वीं फॉर्म के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से ये जो बी है ना, जहां पर मैंने लिखा हुआ है बी, इस बी की फॉर्म्स हैं। अब ये जो इजमार, वाजवर, ये जो है ना, ये यहीं से निकले हैं। अब देखो कैसे, जो बी है इसकी सेकंड फॉर्म में आता है वाज और वर। क्या आता है? वाजवर। इसकी थर्ड फॉर्म में आता है BEEN, बिन, ठीक है। 4th फॉर्म में आता है बीइंग, और इसकी 5th फॉर्म में आप लिख सकते हैं इजमार को, ठीक है। तो इजमार, वाजवर और बीन और बीइंग, ये सब के सब आपकी यहीं से निकले हैं। किसकी फॉर्म से? ये बी की। यदि मैं बोलूं कि बी के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद यदि मैं लिख दूं बी और उसके बाद लिख दूं वी की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पर बी की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। यहाँ पर वाजवर भी आ सकता है, बिन भी, बीइंग भी, इजमार भी आपका यहाँ पर आ सकता है। आगे आपको ये बात जो है याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हैव की। हैव की भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे हैड हो गया, थर्ड फॉर्म भी हैड है, 4th फॉर्म हैविंग है। उसके बाद आपका आता है हैज। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हैज फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, हैज 5वीं फॉर्म है और हैव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यदि हमें कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें हैव का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह से डू है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो यहां से आपकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब भी किसी चीज की फॉर्म्स बन रही हैं तो वो किसके अंदर काउंट होंगी? वो आपकी मेन वर्ब के अंदर काउंट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं इनको हम मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है, मेन वर्ब की तरह भी। और इनमें से कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इजमार हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, इधर से आपका ये हैड हो गया, ठीक है, वाजवर हो गया, डिड हो गया, डू हो गया, हैव हो गया। इनको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या बताती है? सेंटेंस में जो समय है ना, समय के बारे में बताती है। समय किसका बताती है? कोई भी चीज। देखो, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है और ये बात भी मैंने कई बार बताई है। ये होती है वर्ब, इसका मतलब होता है काम, और इस काम को करता कौन है? इस काम को करता है ये सब्जेक्ट। लेकिन ये काम इसने किया कब है? ये हमें इस हेल्पिंग वर्ब के वर्ड से पता चलता है। किससे? हेल्पिंग वर्ब के वर्ड से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये इजमार, वाजवर, ये सब के सब क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बोला ही इज डूइंग वर्क, मतलब वह काम कर रहा है। तो यहां पर ये जो इज है, इससे मुझे पता चला कि ये काम कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो इजमार प्रेजेंट में यूज होते हैं। ही वाज डूइंग वर्क, तो सब कुछ सेम है। देखो, ही भी दोनों में है, डूइंग भी इनमें है, वर्क भी इनमें है, अंतर वाज का आ गया। तो वाज से हमें पता चला कि सेंटेंस पास्ट का है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें सेंटेंस के समय के बारे में पता चलता है। इसी तरह से हैज और हैड यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी जो फॉर्म्स है, कौन कौन सी फॉर्म किसके साथ इस्तेमाल होती है? देखो, इजमार और वाजवर के साथ ये जो मैंने लिखा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अभी मैंने आपको बताया था, इसको आप V4 लिख सकते हैं, यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज हैव हैड के बाद यदि बिन है, BEEN, तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और हाँ, बिन एक केस में और आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वर्ब की 4th फॉर्म भी लग सकती है, उसको हम टेंसेज में पढ़ेंगे। इजमार, वाजवर के बाद यदि आपको BEING दिखता है तो इनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो, यदि इजमार अकेले आए हैं, वाजवर
इनके तुरंत बाद वर्ब लगनी है तो ये वाली लगेगी, लेकिन इनके बाद आपको ये वर्ड भी दिख रहा है तब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वरना वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म इनमें जो है लगेगी। ठीक है, अच्छा अभी तक यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, फायदा क्या होगा, इसमें जो पीडीएफ वगैरह हैं, क्लासेस के अपडेट्स हैं, वो सब आपको इसी में मिलेंगे। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सेम ही नाम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद जो मेन वर्ब है, अभी मैंने आपको बता दिया कि मेन वर्ब तो भैया 5 तरह की होती है। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्या आती है, जैसे कि गो हो गया, मेन वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन, आस्क हो गया, कम हो गया। ठीक है, इनकी फॉर्म्स चलती है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, कम केम, कम और कमिंग, कम्स, इस तरह से इनकी फॉर्म्स चलती है। अब कुछ बच्चों को इनको याद करने में दिक्कत आती है, तो देखो ये जो आपकी मेन वर्ब है ना, जो आपकी मेन वर्ब है इसको क्या किया गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तरफ आपकी रेगुलर वर्ब लिखी गई, एक तरफ आपकी इर्रेगुलर वर्ब लिखी गई। अब रेगुलर और इर्रेगुलर से आप इनमें थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। देखो जो रेगुलर वर्ब होती है ये कौन सी वर्ब होती है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म किसके द्वारा एंड होती है, ईडी के द्वारा। यानी कि कोई भी ऐसी वर्ब की फॉर्म जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के द्वारा एंड हो रही है। जैसे मैंने बोला एग्जांपल के लिए लुक, वर्क, इनकी देखो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों के लास्ट में ईडी आया हुआ है। क्या आया हुआ है, ईडी। तो मतलब इनको हम रेगुलर वर्ब्स के अंदर रखेंगे। लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो या सेम हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ना आए, बाकी सबकी सब क्या है, वो सबकी सब आपकी इर्रेगुलर है। जैसे कि गो, वेंट, गोन, तो देखो वैसे भी अलग अलग है और यहाँ पर कहीं भी ईडी नहीं है। कट, कट, कट अलग अलग है, ईडी नहीं है। ठीक है, वैसे तो तीनों ही सेम है लेकिन ईडी नहीं है इनमें। बाय, बॉट, बॉट, तो देखिए इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन ये फिर भी क्या है, इर्रेगुलर। क्यों है, क्योंकि इसमें ईडी नहीं है लास्ट में। अगर ईडी होता तो हम इसको यहाँ लिखते ही नहीं, फिर हम इसको ऊपर लिख देते। ठीक है, तो सिर्फ ईडी आपको देखना है। अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में एक साथ ईडी है तो आपकी किसके अंदर काउंट होगी, रेगुलर के अंदर। अगर ईडी नहीं है तो आपकी इर्रेगुलर के अंदर जो है वो काउंट होने वाली है। ठीक है, तो मेन वर्ब को आप इस तरह से समझेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कुछ भी नहीं है, बाकी मैंने अच्छे से इनको, जो सबसे पहली वीडियो थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाली, उसमें भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है, बात आती है मॉडल वर्ब्स के बारे में। ये जो मॉडल वर्ब है इनके बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ये सब के सब क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल वर्ब्स है ना, इनको आपको इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं कि आप इनको इस्तेमाल कैसे करोगे। ठीक है, देखो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, इनमें यदि सिंपल आपकी कोई मॉडल आती है, ठीक है, कोई भी सिंपल मॉडल आती है तो उसके साथ आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। कौन सी पहली फॉर्म, यदि मॉडल वर्ब के बाद आपका बी आता है तो आपको इनके साथ थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ सकती है, फोर्थ फॉर्म भी लगानी पड़ सकती है। थर्ड फॉर्म कब लगेगी, जब ये पैसिव वॉइस में होगा। किसमें होगा, पैसिव वॉइस में। फोर्थ फॉर्म कब लगेगी, जब ये कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा। मॉडल वर्ब भी 2 तरह के मतलब सेंसेस को शो कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मॉडल वर्ब के बाद आपको दिखाई दे हैव, क्या दिखाई दे, हैव, तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे ये बी कैसा, मतलब इसका सर एक एग्जांपल दे दीजिए। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला ही कुड बी गोइंग, ठीक है, तो देखो मैंने यहां पर किसी भी मॉडल वर्ब के बाद क्या लिख दिया, बी लिख दिया। और जब मैंने बी लिखा है तो मैंने बोला था वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है वो फोर्थ फॉर्म होती है। और मैंने बोला थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, जैसे कि ही कुड बी सेंट, तो सेंट की थर्ड फॉर्म हमने क्या लिख दी, यहाँ पे सेंट लिख दी। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी आ गई है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। तो जब भी आप मॉडल वर्ब के बाद बी देखो और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो तो मतलब सेंटेंस आपका किस में है, पैसिव वॉइस में है। लेकिन ये जो है ये एक्टिव वॉइस की तरह ही यहाँ पर काम कर रहा है। इसी तरह से आपने हैव को देखा होगा, ही कुड हैव गॉन, तो हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, ही कुड हैव गॉन। लेकिन हाँ, जब हम मॉडल्स को पढ़ेंगे तो इनको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ हम यहाँ पर ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखो आपकी जो वर्ब है ना, मैंने आपको बताया था फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इन 2 भागों में भी इनको बांटा गया है। ठीक है, अब ये फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जब वर्ब, अब वर्ब के अंदर दोनों चीजें आ सकती हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, मेन वर्ब भी आ सकती है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर की दोनों चीजें आ सकती हैं, वहां पर मॉडल वर्ब भी आ सकता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकती है। यानी कि मैंने एक पूरा का पूरा कवर कर दिया वर्ब। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, जब वर्ब
सेंटेंस में टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। सेंटेंस आपने कोई लिखा, उसमें हर बार आपकी वर्ब चेंज होती जा रही है, तो जब हर बार वर्ब चेंज होगी तो उस वर्ब को आप बोलोगे फाइनाइट वर्ब। क्या बोलोगे? फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जब वर्ब आपकी टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज ही ना हो, वो सेम ही रहे, तब आपकी क्या होगी? वो आपकी इनफाइनाइट वर्ब होगी। अब देखो मैंने लिखा आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा। आगे मैंने लिखा दे लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल, एक मैंने लिखा ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, एक मैंने लिखा सी विल लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो यहां पर देखो ब्लू कलर में लाइक का लाइक्ड हो गया, कभी लाइक्स हो गया, कभी लाइक हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? जो चेंज होती है वो हो जाती है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। लेकिन टू प्ले यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। तो ये टू प्ले क्या है? ये टू प्ले आपकी कौन सी वर्ब है? जो चेंज नहीं होती है, जो चेंज नहीं होती है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी ये टू प्ले यहां पर हो जाएगी। आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी आपसे ऐसा नहीं पूछता है सवाल, मतलब आपके एग्जाम में, कि भाई कौन सी वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, ऐसा तो नहीं पूछते हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा बन भी जाए तो आप बता सकते हैं, इसलिए हम इन टॉपिक्स को इनके नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे कोई सिर्फ क्या पूछेगा? एरर क्या है, तो एरर निकालना आप धीरे धीरे आगे सीख जाओगे जब आपका ये बेस बन जाएगा। अब आपको एक बात और याद रखनी है, इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और लिखे हैं। मैंने लिखा है ही इज गोइंग देयर, मतलब वह वहां जा रहा है। आई एम गोइंग देयर और दे आर गोइंग देयर। तो देखो इनमें जो वर्ब है गोइंग 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 सेम है, ये देयर वर्ब थोड़ी है, ठीक है। और आगे देखो सब्जेक्ट के हिसाब से जब ही था तो इज आया, आई था तो एम आया, दे था तो आर आया, मतलब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होती जा रही है, जबकि मेन वर्ब सेम है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, क्या है? चेंज हो रही है। तो जब कोई चीज आपकी चेंज होती है तो वो कौन सी होती है? आपकी चेंज होने वाली फाइनाइट वर्ब होती है। और जो चेंज नहीं हो रही, जो गोइंग इसमें सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। कौन सी है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहां पर आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है, नोट बना करके। क्या? ऑल हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट, यानी कि इनको छोड़ करके डिड, हैड और विल, ठीक है। डिड, हैड और विल, इनको छोड़ करके जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब की सब आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, आपकी चेंज हो जाती हैं, और टेंस के हिसाब से भी जो है चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये क्या है? ये जो डिड है, इनके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट लगाओ सब इनके साथ सूट करता है। हेड के साथ कुछ भी लगाओ सब सूट कर जाएगा, विल के साथ कुछ भी लगाओ सब सूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होंगी, बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब की सब सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद बारी आती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? हमेशा ऑब्जेक्ट लेती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते उनको इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। और ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहचानना सिखाया था, जो हमारी पहले वाली वीडियो थी, यदि नहीं देखे तो जाकर देख लो, जिसमें मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इनके बारे में बताया था। तो जब आप वर्ब से इन दो का मतलब क्वेश्चन करोगे, व्हाट यानी कि क्या, और हुम यानी कि किसे या किसको, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो जब आप सवाल करोगे तो जो भी रिप्लाई आता है वो वर्ड ही आपका क्या होगा? वो वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने बोला ही किल्ड हिम, मतलब उसने उसे मार दिया, तो किल्ड क्या है? वर्ब है। इससे मुझे सवाल करना है क्या मार दिया? जवाब नहीं आया। किसको मार दिया? उसको मार दिया। तो ये हिम क्या है? ये हिम यहां पर क्या आ गया? आपका हिम यहां पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो किसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट होता है हमेशा दो चीजों का। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, या तो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का होगा या ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन का होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन का होगा। तो यहां पर प्रीपोजिशन तो है नहीं, वर्ब है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राजू इज बीटिंग श्याम, तो राजू जो है वो शाम को पीट रहा है। बीटिंग क्या है? वर्ब है। इसे जब सवाल करो किसको पीट रहा है? शाम को पीट रहा है। तो शाम आपका क्या आ गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि जो वर्ड आएगा जवाब में, रिप्लाई जो आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो बीटिंग है एक तरह से यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है। किल्ड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है। आई एम ईटिंग बर्गर, मैं क्या खा रहा हूँ? बर्गर खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? तो क्या का जवाब आया? बर्गर में। तो बर्गर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ईटिंग भी क्या है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। दे आर वॉचिंग टीवी, क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। तो वॉचिंग भी आपकी क्या है? वॉचिंग भी आपकी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन कुछ ऐसी
वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उनको। देखो मैंने बोला ही केम ऑन टाइम, मतलब वह समय पर आया। अब इससे जवाब करो, क्या आया? कोई जवाब नहीं आया। किसको आया? कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैं बोलूं कौन आया, तब तो जवाब आ जाएगा, वह आया। लेकिन मुझे कौन को तो लेना ही नहीं है, मुझे तो क्या आया किसको लेना है, यानी कि वट या हुम को लेना है, तो कोई जवाब नहीं है। मतलब ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। राहुल इज गोइंग होम, राहुल कहां जा रहा है? घर जा रहा है। अब गोइंग क्या है? वर्ब है। इससे सवाल करो क्या जा रहा है? नो आंसर। किसको जा रहा है? नो आंसर। हाँ कहां जा रहा है? कहां का तो जवाब है। कौन जा रहा है? कौन का जवाब है, लेकिन उनका क्या का और किसको का जवाब नहीं है, वट और हुम का जवाब नहीं है। तो ये गोइंग भी आपकी क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। दे आर डूइंग वर्क, ठीक है, दे आर डूइंग वर्क, ठीक है। इस तरह से और जो वर्ड्स हैं, ही स्लीप्स इन द बेड, अच्छा ये जो है दे आर डूइंग वर्क क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तो ये आपका जो है रॉन्ग सेंटेंस गलती से यहां पे लिख गया है, ठीक है। चलो ही स्लीप्स इन द बेड, तो वो कहां पर सोता है? बेड पर सो रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्लीप्स यहां पर लिखा हुआ है इसका भी वर्ड और होम का रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये सब के सब वर्ड्स किसके अंदर आएंगे? इंट्रांजिटिव के अंदर, और ये सब के सब ट्रांजिटिव के अंदर आएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है कि वर्ब को कैसे, कहां पर और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारी बाकी की वीडियोज को देख सकते हैं। कहां पर मिलेंगी? आपको हमारे चैनल पर जाना है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, और एसएससी इंग्लिश के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको जितनी भी वीडियोज है हमारी इससे पहले की और बाद की जो आने वाली हैं वो सब आपको वहीं पर मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप बाकी की वीडियोज को भी देखो और कॉन्सेप्ट को सीखो। और हाँ, जब आप इनको कोर्स को कंप्लीट कर लोगे ना इसको, उसके बाद आप चेक करना कि आपसे सवाल होते हैं नहीं होते हैं, देखते ही बता दोगे इसमें क्या एरर है क्या गलती है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।